हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज किन इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट की न्यूज को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही इस सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी के प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों अथवा आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी प्रदान किया गया है, जिनके सही उत्तर आप सेशन के कंप्लीट होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि प्रोग्राम ये आपको कैसा लग रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने हाल ही में 4-3 के बहुमत के फैसले में किसी शैक्षणिक संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र को निर्धारित करने के लिए एक समग्र और यथार्थवादी परीक्षण निर्धारित करने की बात कही है, जबकि एएमयू पर फैक्चुअल डिटर्मिनेशन को एक छोटी पीठ पर छोड़ दिया गया है। हालांकि एएमयू का मामला अभी पूरी तरीके से तय नहीं हुआ है। न्यायालय ने न्यू फ्रेमवर्क के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का नए सिरे से मूल्यांकन करने का आदेश दिया है। तब तक एएमयू का आधिकारिक अल्पसंख्यक दर्जा अनिश्चित बना रहेगा, लेकिन अब एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को ऐतिहासिक तथ्यों और कोर्ट की गाइडेंस के अनुसार पुनर्विचार किया जा सकेगा। गौरतलब है कि यह निर्णय भारत भर के अन्य शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थानों पर व्यापक रूप से असरकारी हो सकेगा। कोर्ट का फ्रेमवर्क इस बात को प्रभावित कर सकता है कि भविष्य में अन्य संस्थानों की अल्पसंख्यक समिति कैसे निर्धारित की जाती है। इस फैसले के अहम बिंदु क्या हैं, इस पर चर्चा करने से पहले आइए समझते हैं कि इस मुद्दे की पृष्ठभूमि क्या है। मामले की शुरुआत को हम 1967 में एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले के उस निर्णय से कर सकते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एएमयू ना तो मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और ना ही प्रशासित है। यह केंद्रीय विधायिका के एक अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आया और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य नहीं है। बाद में 1981 में सरकार ने एएमयू अधिनियम 1920 में संशोधन करते हुए कहा था कि यह संस्था मुस्लिम समुदाय द्वारा भारत में मुसलमानों की सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। फिर 2005 में एएमयू ने स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रमों में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के आदेश और 1981 के संशोधन दोनों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अजीज बाशा के अनुसार एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। बस इसी फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और 2019 में मामला 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ द्वारा सीजेआई के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर लिखे गए बहुमत के मत ने 1967 के फैसले को पलट दिया और इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क प्रदान किया कि क्या कोई संस्था संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक दर्जे के लिए योग्य है, क्योंकि अनुच्छेद 30(1) के तहत सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 15(5) के तहत MEIs यानी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को SC और ST के लिए आरक्षण प्रदान करने की छूट दी गई है। अब आइए नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले में मुख्य बिंदु क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट की बहुमत की राय ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज भी है और राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा भी। फैसले में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों को चलाने में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करने वाले कानून या सरकारी कार्यवाहियां असंवैधानिक हैं। न्यायालय ने एएमयू को तुरंत अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने के बजाय आदेश दिया कि नए मानदंडों के आधार पर एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति की फिर से जांच की जानी चाहिए। अब इन मानदंडों में क्या क्या शामिल हैं, आइए एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। नए मानदंडों में इस संस्थान की स्थापना के ऐतिहासिक संदर्भ, इसकी प्रशासनिक संरचना और संस्था के संस्थापकों की मंशा आदि को शामिल किया गया है। मानदंडों के ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो इसमें विचार का विषय होगा कि क्या एएमयू की स्थापना मुसलमानों द्वारा की गई थी
इसके अलावा इसके संस्थापकों की मुस्लिम समुदाय की सेवा करने की मंशा पर भी विचार किया जाएगा। मानदंड में प्रशासनिक संरचना की बात करें तो भले ही विश्वविद्यालय को किसी कानून द्वारा निगमित किया गया हो, फिर भी वह अपना अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रख सकता है यदि उसका प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को प्रतिबिंबित करता हो। इसके अलावा निर्धारित मानदंडों में संस्थापकों की मंशा की बात करें तो न्यायालय यह भी देखेगा कि एएमयू की स्थापना किस मूल उद्देश्य से की गई थी तथा क्या इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाना था। मानदंडों के अलावा न्यायालय ने अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण करने के लिए 3 भाग वाले परीक्षण को भी निर्धारित किया है। इसमें सबसे पहला है ओरिजिन्स अर्थात मूल। कोर्ट ने कहा है कि संस्था को यह स्पष्ट प्रमाण दिखाना होगा कि इसकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की गई थी। एएमयू के मामले में इसमें संस्थापकों के ऐतिहासिक दस्तावेजों और पत्रों को देखना शामिल है। परीक्षण का दूसरा भाग है इसका उद्देश्य। कोर्ट ने कहा है विश्वविद्यालय को विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे प्रारंभिक रूप से उस समुदाय के हितों की सेवा व रक्षा करनी चाहिए। और परीक्षण का तीसरा भाग है प्रशासन। कोर्ट ने कहा है कि हालांकि आवश्यक नहीं है कि संस्था का प्रशासन पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों द्वारा ही किया जाए, फिर भी इसके प्रशासन के पीछे की मंशा संस्थापक समुदाय के हितों के अनुरूप होनी चाहिए। न्यायालय ने मानदंडों और परीक्षणों के भागों के निर्धारण के अलावा यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सहायता जैसे अनुदान या भूमि प्राप्त करने से किसी संस्थान का अल्पसंख्यक चरित्र स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एएमयू कई अन्य विश्वविद्यालयों की तरह सरकारी सहायता प्राप्त करता है। ऐसी सहायता की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि एएमयू अब अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इसके अलावा फैसले में इस तर्क को भी खारिज कर दिया गया है कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होना जैसे कि एएमयू है, इसके अल्पसंख्यक दर्जे के विपरीत है। न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय चरित्र और अल्पसंख्यक दर्जा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी राष्ट्रीय हितों की सेवा कर सकता है। अब क्योंकि इस खबर में लगातार अल्पसंख्यक संस्थान की बात हो रही है, तो अब अगर आपके मन में प्रश्न यह है कि अल्पसंख्यक संस्थान क्या होते हैं, तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम की धारा 2G के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थान का अर्थ है एक कॉलेज या संस्थान जिसमें विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, जो अल्पसंख्यकों में से किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा स्थापित या अनुरक्षित हो। इसके संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संविधान अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा आदि के संरक्षण हेतु सामान्य संरक्षण प्रदान करता है और यह केवल भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। वहीं अनुच्छेद 30 स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे और अमन गौतम की हाल ही में हुई मौतों के बाद हिरासत में मौतों के मुद्दे ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। दोनों मामलों में पुलिस के बर्बरता के गंभीर आरोप उजागर हुए हैं। इसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन और कानून प्रवर्तन के भीतर दंड से मुक्ति की संस्कृति पर चिंताएं बढ़ी हैं। कस्टोडियल डेथ से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस मृत्यु से है जब वह कानून प्रवर्तन अधिकारियों की हिरासत में है या न्यायिक हिरासत में होता है। यह या तो पुलिस हिरासत के दौरान या जेल में हो सकता है। हिरासत में मौतें अक्सर अत्यधिक बल प्रयोग, यातना या अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल के कारण होती हैं और कभी कभी उपेक्षा या दुर्व्यवहार के कारण भी हो सकती हैं। इन मौतों को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन माना जाता है क्योंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति असुरक्षित होते हैं और राज्य द्वारा उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा लोकसभा में साझा किए गए एक आंकड़े के अनुसार 2021-22 में हिरासत में मौतों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा, जहां देश भर में कुल 2544 कस्टोडियल डेथ्स में से 501 डेथ्स हुई हैं। वहीं यूपी के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है जहां इस समय में सबसे अधिक 257 कस्टोडियल डेथ्स दर्ज की गई। वर्ष 2021 में द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार उस वर्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक एंटी टॉर्चर ग्रुप द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की 1996-97 से 2017-18 तक की वार्षिक रिपोर्टों से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि भारत में हिरासत में हुई मौतों में 71.58% लोग गरीब या समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग से थे। नई दिल्ली स्थित नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर यानी NCAT के अनुसार NHRC ने 2017-18 के दौरान हिरासत में मौतों के उदाहरण के 95 मामलों का हवाला दिया था। 68 पीड़ित यानी कुल कैद का 71.58% में ये लोग गरीब परिवार से थे,
जबकि 3 पीड़ित यानी 3.19% मामलों में मध्यम वर्गीय परिवार से थे और 24 पीड़ितों यानी कि 25.26% मामलों की आर्थिक पृष्ठभूमि का पता नहीं लगाया जा सका। एनसीएटी ने कहा है कि कुछ राज्यों में हिरासत में मौत के शिकार कुछ विशेष समुदायों के लोग भी हुए हैं। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग समूहों को पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के वंशज होने के कारण गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एनसीएटी ने आगे कहा कि एनएचआरसी ने राज्य में 2014-15 से 2018-19 के दौरान पुलिस हिरासत में कुल 15 मौतें दर्ज की हैं। इन 15 में से 3 चकमा समुदाय से थे। यह स्पष्ट है कि चकमा समुदाय, जिनकी कुल आबादी जनसंख्या की 3% है, उसमें से 20% की मौतें पुलिस हिरासत में ही हुई हैं। हिरासत में हुई ये मौतें चकमा जैसे लक्षित और भेदभाव वाले समूहों के लिए नॉन एक्सिस्टेंस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स को उजागर करती हैं। इस तरह की घटनाएं ये कहानी बयां करती हैं कि कोई गरीब व्यक्ति अगर कुछ चुराता है तो उसे तुरंत चोर मान लिया जाता है और अक्सर जनता या पुलिस द्वारा उसकी पिटाई कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी या अमीर व्यक्ति इसी तरह की हरकत करता है तो वह क्लेप्टोमोनिया नामक की बीमारी, जो कि एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को अचानक और बेकाबू रूप से चोरी करने की इच्छा होती है, से पीड़ित होने का दावा कर सकता है। इस वर्ग विभाजन का भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रशासन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अब आइए डालते हैं एक नजर कानूनी और असंवैधानिक प्रावधानों पर। अनुच्छेद 20। इस अनुच्छेद द्वारा लगाए गए निषेध सीधे तौर पर आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित हैं। अनुच्छेद 20 के भाग 1 दंड विधानों के पूर्वव्यापी प्रभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 20 भाग 2 एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड से निषेध करता है। अनुच्छेद 21। इस अनुच्छेद के तहत निहित मौलिक अधिकारों के तहत जीवन का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इनमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे हिरासत में लिया गया है या दोषी ठहराया गया है या फिर गिरफ्तार किया गया है। अनुच्छेद 22। बुनियादी मानव अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है, अतः इस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए लोगों के लिए अधिकार निर्धारित किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी धारा 46 और धारा 50 के तहत कानून यह अनिवार्य करता है कि गिरफ्तारी में भी मानवीय गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए और पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी हिरासत के कारणों के बारे में सूचित करना चाहिए। नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी धारा 187 में उस व्यक्ति में प्रक्रिया निर्धारित की गई है जब जांच 24 घंटे में पूरी नहीं की जा सकती। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1935, इसके तहत गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी हिरासत में यातना सहित मानव अधिकारों के उल्लंघन से निपटता है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, दिलीप के वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में यातना को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना, पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग और बंदी के घायल होने पर शीघ्र चिकित्सकीय जांच शामिल है। अब आइए इस खबर के अंत में समझते हैं कि हिरासत क्या है। हिरासत का सामान्य अर्थ पुलिस द्वारा जेल में रखे जाने की स्थिति से है। आमतौर पर मुकदमे के लिए अदालत जाने की प्रतीक्षा करते समय इस तरह की हिरासत 2 प्रकार की हो सकती है। इसमें पहली है न्यायिक हिरासत, जिसमें व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है और पुलिस के पास उसकी फिजिकल कस्टडी नहीं होती है और यदि वे आरोपी से पूछताछ करना चाहते हैं तो उन्हें मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। दूसरी है पुलिस हिरासत, इसमें पुलिस के पास अभियुक्त की एक्चुअल फिजिकल कस्टडी होती है। गौरतलब है संविधान और कानून के हिरासत में अभियुक्त के अधिकार और उपचार का प्रबंध किया गया है। मसलन उसे यह जानने का अधिकार है कि उसे किस अपराध के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है, उसे जमानत पाने का अधिकार है, साथ ही उसे चिकित्सा उपचार पाने का भी अधिकार है। इसके अलावा गिरफ्तार व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसे लगता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है और हिरासत की प्रक्रिया का कानून के अनुसार पालन नहीं किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के अधिकारियों द्वारा संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया उचित प्रक्रिया का पालन करती है और बिना किसी सुनवाई के सजा के रूप में काम नहीं करती। यह निर्णय ऐसे मामलों के बाद आया है जहां आपराधिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए संपत्तियों को ध्वस्त किया गया था, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में। दिशा निर्देशों का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और ऐसी कार्यवाहियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस मामले की पृष्ठभूमि की बात करें तो यह मामला उदयपुर राजस्थान और रतलाम मध्य प्रदेश की घटनाओं के बाद सामने आया, जहां राज्य प्राधिकारियों ने अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया था, जिससे उचित प्रक्रिया के उल्लंघन की चिंता उत्पन्न हो गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के उस संदर्भ के बाद आया है जिसमें उन्होंने इस तरह के ध्वस्तीकरण की आलोचना करते हुए इसे बुलडोजर न्याय बताया था, जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। इससे पहले कई याचिकाओं में दंडात्मक उपाय के रूप में संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रथा की चुनौती की गई थी, विशेषकर तब जब कोई अदालती आदेश मौजूद ना हो या मुकदमा ना चलाया गया हो। अब आइए समझते हैं कि क्या है बुलडोजर न्याय। बुलडोजर न्याय से तात्पर्य उस प्रथा से है जिसमें सरकारी अधिकारी अपराध के आरोपी व्यक्तियों जैसे दंगाइयों या प्रदर्शनकारियों की संपत्तियों को प्रायः बिना किसी कानूनी सुनवाई के ध्वस्त कर देते हैं। इसमें घरों या व्यवसायों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर जैसी भारी मशीनों का उपयोग करना शामिल है ताकि ऐसे व्यक्तियों को तुरंत दंडित किया जा सके। भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो दंडात्मक उपाय के रूप में संपत्ति को ध्वस्त करने की अनुमति देता हो। फिर बात उठती है कि आखिर इसका समर्थन क्यों किया जाता है। दरअसल बुलडोजर न्याय के समर्थक इसे गैर कानूनी गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए एक निवारक के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि यह लंबी न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत तत्काल न्याय प्रदान करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बताया है और इस संदर्भ में दिशा निर्देशों की एक लंबी श्रृंखला जारी की है। इसके मुताबिक किसी भी विध्वंस से पहले संपत्ति के मालिक या उस संपत्ति ऑक्यूपायर जैसे किराएदार, ठेकेदार आदि को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। इस नोटिस में ध्वस्तीकरण के स्पष्ट कारण शामिल होने चाहिए, जिसमें यह बताया जाना चाहिए कि ध्वस्तीकरण ही एकमात्र विकल्प क्यों है। क्या संपूर्ण संरचना को ध्वस्त किया जाना है या केवल उसका एक भाग ही ध्वस्त किया जाना है, तथा संपत्ति के मालिक द्वारा प्रस्तुत तर्क भी शामिल होने चाहिए और व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख शामिल होनी चाहिए। नोटिस की एक प्रति स्थानीय प्राधिकारियों को भेजी जानी चाहिए। साथ ही बैकडेटिंग से बचने के लिए नोटिस प्राप्ति की पावती यानी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट भी दी जानी चाहिए। ध्वस्तीकरण से पहले अधिकारियों को वीडियो साक्ष्य के साथ संपत्ति की स्थिति रिकॉर्ड करनी चाहिए। ध्वस्तीकरण में शामिल कर्मियों सहित एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस तर्क पर जोर दिया कि दोष निर्धारित करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, ना कि कार्यपालिका यानी सरकारी अधिकारी की। किसी व्यक्ति पर अदालत में मुकदमा चलाए जाने और उसे दोषी ठहराए जाने से पहले उसे सजा के तौर पर ध्वस्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अनुमोदन के बिना संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक सजा के बराबर है, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका की भूमिका का स्थान नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में आश्रय का अधिकार भी शामिल है। किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करने से उसके परिवार के अन्य सदस्य जो निर्दोष हैं बेवजह प्रभावित होते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि सामाजिक दंड के रूप में विध्वंस को विशिष्ट व्यक्तियों या परिवारों को निशाना बनाकर नहीं किया जाना चाहिए। जब क्षेत्र में किसी इस तरह की अन्य उल्लंघनों को नजरअंदाज किया जाता है तो यह अनुचित उद्देश्य का संकेत देता है। केंद्र सरकार ने मणिपुर के 5 जिलों के 6 पुलिस थानों में अधिकार क्षेत्र में सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA यानी AFSPA को फिर से लागू कर दिया है। अब आइए जानते हैं कि क्या है AFSPA। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में अंग्रेजों ने इस अधिनियम को इसके मूल संस्करण में पारित किया था। स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को बनाए रखने का फैसला किया। AFSPA के अनुसार जब किसी राज्य या उसके किसी हिस्से को धारा 3 के तहत अशांत घोषित कर दिया जाता है तो केंद्र या राज्य के राज्यपाल उस राज्य या उसके किसी एक हिस्से पर सशस्त्र बलों के लिए एक्सेप्शनल पावर्स लागू कर सकते हैं। AFSPA की धारा 3 में अशांत क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जहां सार्वजनिक शांति और सौहार्द में व्यापक व्यवधान हो। अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 यानी द डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1976 के अनुसार जब किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया जाता है तो उसे कम से कम 3 महीने तक यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो बनाए रखने की आवश्यकता होती है। AFSPA सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। यह कानून सेना को कानून तोड़ने वाले किसी व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग करने या गोली चलाने का अधिकार देता है। AFSPA के तहत काम करने वाले सैन्य कर्मियों को भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और सिविल मुकदमों के अन्य कानूनों के तहत की गई सभी कार्रवाइयों से छूट प्राप्त है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा मंजूरी न दी जाए। अब आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो उसे क्या विशेष लाभ प्राप्त होते हैं? वह विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है और उसका प्रशासन कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति स्वतः ही समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित कर सकता है। वह प्रधानमंत्री के 15 सूची कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? उन्होंने तर्क दिया कि भारत समान वंश पर आधारित जातीय समुदायों का संघ था। उनका दर्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दर्शन से बहुत मिलता जुलता था। उन्होंने भारत की कल्पना व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों पर आधारित एक राष्ट्र के रूप में की थी, या फिर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पाठ्यक्रम में मुस्लिम धर्मशास्त्र और यूरोपीय अनुभववाद का मिश्रण था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को निम्नलिखित में से किस राज्य के अशांत इलाके में लागू कर दिया गया? असम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अब अगला प्रश्न मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है। आप इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। प्रश्न है, मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर कर रहे हैं कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 ASFPA यानी आफ्सा एक क्रूर अधिनियम है जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध करते हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यक्त विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर लेखन में आप इस प्रकार की रूपरेखा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन प्रोग्राम में बस इतना ही। इस कंपाइलेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी विरद लाइव के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगले रविवार शाम 6 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।